Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about 3 years of triple talaq law. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखिए 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक लॉ को इनैक्ट किया गया था. तो उस हिसाब से इस साल अगस्त में ट्रिपल तलाक लॉ को 3 साल पूरे हो गए हैं. ट्रिपल तलाक लॉ का टेक्निकल नाम है द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट दैट वाज ब्रॉट इन 2019. तो 1 अगस्त को चूँकि इसको लाया गया था, इसलिए हमारे जो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, उन्होंने 1 अगस्त को डिक्लेयर किया एज मुस्लिम वीमेंस राइट डे. और सरकार के रिपोर्ट के हिसाब से आफ्टर ट्रिपल तलाक लॉ, ट्रिपल तलाक जैसे केसेस में 82% की गिरावट आई है आफ्टर द लॉ हैज़ बीन इनैक्टेड. एक बार ज़रा समझते हैं कि ट्रिपल तलाक लॉ में क्या क्या प्रोविजंस लिखे गए हैं. तो सबसे पहले तो ट्रिपल तलाक को डिफ़ाइन किया गया है इन दिस लॉ. तो ट्रिपल तलाक, जिसको हम लोग तलाक़े बिदत भी कहते हैं, इट इज़ ए प्रैक्टिस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ वेयर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द वर्ड तलाक थ्राइस इन वन सिटिंग बाय अ मुस्लिम मैन टू हिज वाइफ रिजल्ट्स इनटू इंस्टेंट एंड इरिवोकेबल डाइवोर्स. मतलब 3 बार बैठ करके तलाक 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 कह दिया, एक झटके में कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो इरिवोकेबल डिवोर्स हो जाता है, इंस्टेंट एंड इरिवोकेबल डिवोर्स हो जाता है. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ओनली ए मुस्लिम मैन कैन प्रैक्टिस दिस अगेंस्ट अ वुमेन बट नॉट अपोजिट. वुमेन 3 बार तलाक 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 बोल करके पति को डिवोर्स नहीं दे सकती. और ये जो तलाक है ट्रिपल तलाक, जिसमें 3 बार तलाक 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 बोलने से डिवोर्स हो जाएगा, दैट टू इन इंस्टेंट एंड इरिवोकेबल मैनर, वो रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है, वर्बल फॉर्मेट में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकता है. मतलब व्हाट्सअप कर दे 3 बार तलाक 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 और डिवोर्स हो गया. ऐसे कुछ प्रोविजंस थे. तो इसको फिर रोकने की बात की गई, इसको फिर एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया. क्यों क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया? क्योंकि देखिए विमेन कितना वल्नरेबल महसूस करेंगी. विमेन की साइकोलॉजिकल कंडीशन को आप सोचिए. सी ऑलवेज विल बी अंडर ए काइंड ऑफ फियर कि कब हस्बैंड का दिमाग ख़राब हो जाए और वो 3 बार बोल दे तलाक तलाक तलाक, एंड देन सी विल रिमेन वल्नरेबल एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीमेन, द फैक्ट रिमेन्स कि वीमेन आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट. ये तो फैक्ट है. तो वो हमेशा ही इस मेंटल प्रेशर या एगोनी में रहेगी कि कब उसके खिलाफ ये डिवोर्स का प्रैक्टिस हो जाए, तलाक 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 ट्रिपल तलाक हो जाए. और दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि ये कि वन डायरेक्शनल है. सिर्फ मैन जो है वो विमेन के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन विमेन मैन के अगेंस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकती है. तो एक तरीके की इनइक्वालिटी है, इनहेरेंट इनइक्वालिटी को ये प्रमोट कर रहा है बिटवीन मैन एंड विमेन. तो इस कारण से पहले तो इसको डिफाइन किया गया थ्योरेटिकली, और फिर इसको एक ऑफेंस बनाया गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया. कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि इस केस में अगर ट्रिपल तलाक के केस में कोई कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले कोई वारंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. लेकिन हाँ, केस इन ट्रिपल तलाक लॉ कैन बी रजिस्टर्ड ओनली बाय द कंप्लेनेंट हरसेल्फ, यानी कि द अग्रीव्ड वुमेन हरसेल्फ, और बाय एनी ब्लड रिलेटिव. यानी कि जिस वुमेन के खिलाफ ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस हो रहा है वो रजिस्टर करेगी केस, या उसका कोई क्लोज रिलेटिव. ये नहीं कि आप कोई भी थर्ड पार्टी पर बन के पहुँच के कि सर देखो उस औरत के खिलाफ ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस हो रहा है, उस केस में केस रजिस्टर्ड नहीं होगा. उसके अलावा वुमेन जो है सी विल बी इन केस ऑफ डिवोर्स. एक तो ट्रिपल तलाक को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया. उसके अलावा अगर डिवोर्स होता भी है, जो लीगल प्रोसेस से डिवोर्स होता भी है, तो उस केस में भी मुस्लिम वुमेन विल बी एंटाइटल्ड टू अलावेंस. पहले मुस्लिम वुमेन के लिए अलावेंस का कोई प्रोविज़न नहीं था एज़ पर देयर मुस्लिम पर्सनल लॉ. तो जैसे बाकी सारे मैरिजेज में डिवोर्स के बाद विमेन आर
allowed to have some sort of allowance to take care of herself or the dependent children. लेकिन इस्लाम में ऐसा प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अलावेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसको एलिमनी भी कहते हैं. तो फॉर मुस्लिम विमेन इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज पर दिस न्यू लॉ. उसके अलावा कस्टडी ऑफ द माइनर चिल्ड्रन. तो डिवोर्स के केस में अगर माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी वुमेन रख सकती है अपने पास इफ़ सी वांट्स इट टू बी. तो ये सब कुछ चीज़ें ला करके विमेन को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए. पहले तो ट्रिपल तलाक से उनको बचा दिया गया. देखो ट्रिपल तलाक को लेकर के कई सारी और भी बहुत इनह्यूमन एक्टिविटीज़ थी. फॉर एग्जाम्पल मान लो इस आदमी ने गुस्से में अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, 3 बार तलाक 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 बोल दिया. तो अब इसका मतलब मान लो थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने गुस्से में ऐसा कर दिया, और अब वो उसको रिवर्स भी करना चाहे तो नहीं कर सकता. अब कैसा है कि अगर इनको दोबारा शादी करनी है तो उसके पहले दिस वुमन हैज़ टू मैरी सम थर्ड पर्सन फर्स्ट, एंड सी हैज़ टू कंज्यूमेट दैट मैरिज, मीन सी हैज़ टू गेट इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, यानी कि निकाह हलाल उसको कहते हैं. एक बार तलाक हो गया तो अब इस निकाह को पूरी तरह से हलाल करना होगा. सी हैज़ टू गेट मैरिड टू सम थर्ड पर्सन एंड कंज्यूमेट द मैरिज, एंड देन सी हैज़ टू टेक तलाक फ्रॉम या डिवोर्स फ्रॉम दैट थर्ड पर्सन, एंड देन अगेन दीज पीपल कैन मैरी. तो 3 बार गुस्से में, कई बार गुस्से में लोग आउट ऑफ फिट ऑफ रेज कुछ कह देते हैं, उसके बाद वो रिवर्स भी नहीं कर सकते. अगर रिवर्स करना है तो वीमेन हैज़ टू गो थ्रू सच एन इनह्यूमन प्रोसेस, या मेंटल हरासमेंट उनको गुजरना होगा. तो ये प्रॉब्लम्स थी ट्रिपल तलाक की एक्टिविटीज़ को लेकर के. वीमेन को कई सारी डिसेबिलिटीज़ या एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता था इन ट्रिपल तलाक. अब ट्रिपल तलाक को तो लीगल ऑफेंस बना ही दिया गया है. उसके साथ साथ वीमेन को, मुस्लिम वीमेन को अलावेंस के अधिकार या माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी का अधिकार भी दे दिया गया एज पर दिस न्यू लॉ. तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं. नाउ मुस्लिम वीमेन हैव बीन पुट एट पार विथ मुस्लिम मेन. इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है, विच हैज़ बीन गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी. सो मुस्लिम वीमेन हैव बीन गिवन एट पार स्टेटस, क्योंकि ट्रिपल तलाक में इक्वालिटी नहीं थी, सिर्फ मैन प्रैक्टिस कर सकता था अगेंस्ट वीमेन बट नॉट अदरवाइज. उसके अलावा सेक्युलरिज्म के आइडिया को भी प्रमोट कर रहा है. सेक्युलरिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए बशर्ते किसी एक रिलीजियस या कम्युनिटेरियन राइट को. तो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स हैं इक्वालिटी के, तो विमेन और सेंस ऑफ प्रोटेक्शन के, तो विमेन को भी अलावेंस के अधिकार दे करके, या माइनॉरिटी चिल्ड्रन के कस्टडी का अधिकार दे करके, या मेन के बराबर की इक्वालिटी दे करके, ये जो लॉ है ये सेक्युलरिज्म के आइडिया को भी प्रमोट कर रहा है. उसके अलावा सेक्युलरिज्म अगर भारत देश के अंदर देखिए, सेक्युलरिज्म का एक अलग मतलब है. हमारे सेक्युलरिज्म को हम लोग कहते हैं सुई जेनरिस से, वेयर द स्टेट विल इक्वली इंगेज एंड एज वेल एज डिसंगेज. मतलब स्टेट को अगर लगता है कि किसी रिलीजन में कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक करने से भी वो हेजिटेट नहीं करेगा. एट द सेम टाइम सारे रिलीजन को वो इक्वल तरीके से प्रमोट भी करेगा, जिसको सरल भाषा में हम लोग कहते हैं सर्वधर्म संभव. तो स्टेट को दिखता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम है तो स्टेट विल इंटरवीन एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट, जो इस केस में करने की कोशिश की है. एंड दैट इज़ वाई दिस ट्रिपल तलाक लॉ कैन बी कंसिडर्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. वेस्टर्न सेक्युलरिज्म अलग है, वेयर द स्टेट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजियस मैटर. सो वेस्टर्न आइडियाज़ के हिसाब से इसको सेक्युलरिज्म नहीं कहा जाएगा, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिस कैन बी कॉल्ड रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. उसके अलावा ये कानून क्यों जरूरी था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही ट्रिपल तलाक की एक्टिविटी को या ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक का ये कंटिन्यू हो रहा था. तो इसको रोकने के लिए फिर कानून लाने की ज़रूरत थी, विच विल एक्ट एज ए नेसेसरी डेटरेंट. और फिर ये कानून 2 साल बाद लाया गया 2019 में. तब से जाकर के लोगों ने फिर ट्रिपल तलाक की एक्टिविटीज़ को रियल सेंस में धीरे धीरे डिस्कार्ड करना शुरू किया है, क्योंकि नाउ इट हैज़ बिन ऑफिशियली थ्रू अ लॉ इट हैज़ बिन मेड और डिक्लेयर्ड अ इलीगल एक्टिविटी. लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं ट्रिपल तलाक लॉ को लेकर के. सबसे पहला चैलेंज है कि देखिए, अब ये मैन जो है वो विमेन के खिलाफ ट्रिपल तलाक तो प्रैक्टिस कर नहीं सकता, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करेगा तो उसको जेल हो सकती है. तो अब वो कैसा है कि अपना फ्रस्ट्रेशन विमेन के ऊपर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. ये कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बातों को लेकर के आ रहे हैं सामने कि ये भी प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती हैं कि अब
तलाक के केसेस रुकेंगे लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 people विल बी फोर्स टू लिव टुगेदर इवन व्हेन द मैन डज नॉट वांट टू लिव विद द वुमन। सेकेंड केस, मान लीजिए कि ट्रिपल तलाक केस के चक्कर में हस्बैंड को जेल हो जाती है, उस केस में द वुमन विल बिकम इकोनॉमिकली वल्नरेबल बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस वीमेन आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मेन। तो जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम सच लॉज वीमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, अदरवाइज वीमेन की कंडीशन एक नहीं तो दूसरे तरीके से ख़राब होती रहेगी। तीसरा प्रॉब्लम ये है ट्रिपल तलाक लॉ से कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स को ऐसा लगता है कि सरकार या जुडिशियरी उनके रिलीजियस मैटर्स में अनड्यू इंटरफेयर कर रही है, अनड्यू इंटरवेंशन कर रही है, एंड दिस इज़ क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड एलियनेशन अमंग सम ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडियन कम्युनिटी कि हमारे रिलीजन में अनड्यू इंटरफेरेंस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देखिए, द गवर्नमेंट विल चेंज बट द इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज्ड। ऐसा कुछ मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगता है कि सरकार ज़बरदस्ती हमारे रिलीजियस या पर्सनल लॉ में अनड्यू इंटरफेयर कर रही है, और इससे उनके मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना डेवलप होती है, एक एलियनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर जनरल पॉपुलेशन से उनके मन में एक एलियनेशन की भावना डेवलप होती है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें एड्रेस करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हमें क्या लिखें? ट्रिपल तलाक लॉ पे मान लीजिए कभी भी सवाल आ जाए तो आपको ये लिखना है कंक्लूजन में कि देयर इज़ नो डाउट दैट इट इज़ एन इनह्यूमन एक्टिविटी। कई सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जैसे सऊदी अरबिया, मोरक्को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों ने इसको बैन कर रखा है। तो इंडिया में हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते बाय क्लेमिंग कि इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीजियस राइट। इवन यू सी 19th सेंचुरी के काफ़ी वेल नोन ऑथर हैं आमिर अली, उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ लिखा है कि इवन प्रॉफिट हिमसेल्फ डिड नॉट अप्रूव ऑफ ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इन द नेम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ट्रिपल तलाक कैन नॉट बी कंटिन्यूड इन द नेम ऑफ religious freedom guaranteed under article 25 because it cannot be considered as central tenet of Islam, क्योंकि even prophet did not approve of triple तलाक। तो ये बात तो तय है कि ट्रिपल तलाक जैसी इनह्यूमन एक्टिविटी को सस्टेन या कंटिन्यू नहीं होने देना जाना चाहिए, उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाना चाहिए, जो सरकार ने किया भी। लेकिन सिर्फ क्रिमिनलाइजेशन करने से या कोई कानून बना देने से उसके जो इंसिडेंसेज हैं वो पूरी तरह से रुक जाएं, वो भी संभव नहीं है, और उससे जो निगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं जैसे विमेन का डोमेस्टिक वायलेंस या इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ये भी संभव नहीं है। इसलिए सरकार को अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनलाइजेशन या लीगल अप्रोच के अलावा सरकार को समाज के मोरालिटी और एथिक्स पे भी काम करना चाहिए। तो यहाँ जाकर के आप इस ट्रिपल तलाक लॉ का एग्जाम्पल दे सकते हैं इन एथिक्स पेपर। यूपीएससी भी सवाल पूछ चुका है, एपीएससी भी पूछ चुका है, रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। तो देखिए एथिक्स कैसा होता है, समाज की सोच कि कोई एक्टिविटी गलत है या सही है, वो है एथिक्स। एथिक्स कैसे बनता है वैल्यूज़ और मोरालिटी से, वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा बेसिक एथिक्स की क्लासेस में, उस पर हम नहीं जाते। तो एथिक्स पे सीधा सीधा बात करते हैं। एथिक्स इज ऑल अबाउट जनरल परसेप्शन अबाउट राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, कि कोई चीज़ गलत है या सही है। और लॉ जो होता है वो कानून की नज़रों में सही या गलत होता है। तो लॉ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एथिक्स। अगर आप कानून बना करके किसी चीज़ को रोक भी दें, लेकिन अगर लोग उस एक्टिविटी को सही माने तो लोग उस काम को करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप कम्युनिटी के अंदर उनकी एथिकल अंडरस्टैंडिंग को चेंज नहीं करेंगे कि ट्रिपल तलाक इटसेल्फ इज अ बैड प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस, तब तक सिर्फ कानून बनाने से वो पूरी तरह से एक्टिविटी रुकेगा नहीं, और अगर रुक भी जाता है तो उसके कुछ निगेटिव आउटकम्स आपको डोमेस्टिक वायलेंस या दूसरे फॉर्मेट में दिखेंगे। इसलिए द आइडिया इज़ अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग लॉ, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस सो दैट द एथिक्स ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रिपल तलाक शुड change and they should consider it ethically wrong, and then only once ethics is there against triple talaq, then the law of triple talaq will be followed and practiced. अभी करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो ट्रिपल तलाक की तो बात आप पूरी तरह से समझ गए। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया
अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ तलाक़े हसन, कि तलाक़े हसन शुड ऑल्सो बी बैंड इन मुस्लिम्स एज पर दिस ट्रिपल तलाक लॉ, जिसका टेक्निकल नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो क्या है तलाक़े हसन? तलाक़े हसन में कैसा है कि डिवोर्स इन मुस्लिम्स थ्रू तलाक़े हसन इज़ प्रोनाउंस्ड वंस अ मंथ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। सरल भाषा में कहें तो हस्बैंड अपनी वाइफ को महीने में एक बार तलाक बोले, फिर अगले महीने एक बार तलाक बोले, फिर अगले महीने एक बार तलाक बोले, मतलब 3 महीने में 3 बार तलाक 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 बोले, मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 3 बार तलाक 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 बोले तो फिर डिवोर्स हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं तलाक़े हसन। अब तलाक़े हसन को भी क्लेम किया गया कि ये भी ट्रिपल तलाक है, इसको भी बैन किया जाए अंडर दिस ट्रिपल तलाक लॉ। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तलाक़े हसन में कोई ज़्यादा बुरी बात है नहीं, कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि ट्रिपल तलाक का मेन पर्पस क्या था ट्रिपल तलाक लॉ का, कि इंस्टेंट जो गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में फिट ऑफ रेज में जो लोग कह देते हैं तलाक तलाक तलाक, उसको रोका जाए। लेकिन तलाक़े हसन में तो 3 महीने में सोच सोच करके वो इंसान बोल रहा है तलाक तलाक तलाक, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इलीगल या गलत बात है नहीं, इसको अलाउ किया जाना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो तलाक़े हसन आज भी प्रैक्टिस होता है, 3 महीने में 3 बार तलाक 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 बोलने से तलाक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तलाक़े हसन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो तलाक जो है वो हस्बैंड इनिशिएट करता है, डिवोर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है इस्लाम कम्युनिटी में। मुबारत वो डिवोर्स है जिसमें हस्बैंड और वाइफ कंसेंट से तलाक लेते हैं, एक दूसरे से डिवोर्स लेते हैं। तलाक का मतलब है कि डिवोर्स का प्रैक्टिस, डिवोर्स की जो एक्टिविटी है इट विल बी इनिशिएटेड बाय द मैन। और एक होता है खुला, खुला इज़ द डिवोर्स प्रैक्टिस दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द वाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो तलाक़े हसन में 3 महीने में 3 बार कहना, उसके अलावा विमेन के पास भी खुला का अधिकार है इन ऑर्डर टू एंड द मैरिज या टेक डिवोर्स। इसलिए इसमें तलाक में या खुला में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तलाक खुला या मुबारत में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, दैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर ट्रिपल तलाक लॉ। सो इस कारण से इसको एक, चूँकि खुला का भी प्रैक्टिस है, दैट इज हाउ इट कैन बी सीन एज ए मैटर ऑफ इक्वालिटी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोस्टल इकोसिस्टम नॉर्म्स बीन वायलेटेड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कोस्टल रेगुलेशन जोन समझते हैं। तो देखिए, जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसका नाम है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019। तो पहले भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, लेकिन जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है दैट इज़ कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019। आई होप आप ये बात को समझते होंगे कि किसी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कानून में तो मोटी मोटी बातें लिखी रहती हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में तो मोटी मोटी बातें लिखी हैं, ब्रॉडर फ्रेमवर्क, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग रूल्स या नोटिफिकेशंस रिलीज़ किए जाते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 रिलीज़ किया गया है, जिसमें कोस्टल एरिया को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1, कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2, 3 एंड 4। तो एक एक करके देखते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 कैसा है कि वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ आते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 में। कोस्टल एरियाज़ में जो मान लीजिए कोरल रीफ्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, मरीन पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, दे आर पार्ट ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1। एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 इज ऑल्सो एरियाज बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। तो हाई टाइड में आपको पता है पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो ये लाइन होगा हाई टाइड लाइन, और जब पानी नीचे उतरता है लो टाइड के टाइम में तो ये लाइन होगा लो टाइड लाइन। इन दोनों के बीच का एरिया को हम लोग कहते हैं, हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन के बीच के एरिया को हम लोग कहते हैं टाइडल जोन। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन में कोस्टल एरिया के अंदर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज आते हैं, उसके अलावा टाइडल जोन्स आते हैं, यानी कि हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच के एरियाज आते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन को लेकर के क्या नियम है कि यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस। फॉर एग्जांपल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे अगर कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हद तक ट्रांस हार्बर सी लिंक या रोड लिंक, यानी कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक के लिए रोड कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, एक्सेप्ट कि वो जो रोड कनेक्टिविटी है वो किसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जैसे मैनग्रोव या नेशनल पार्क से ना गुजरे। तो दैट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1। कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूट
दोज एरियाज इन द कोस्टल रीजन विच फॉल्स अंडर म्यूनिसिपैलिटी लिमिट। तो किसी अर्बन एरिया के अंदर आने वाला कोस्टल रीजन, अर्बन एरिया म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंदर आने वाला कोस्टल रीजन, वहाँ पे कैसा है, कोई भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर अलाउ नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि म्यूनिसिपैलिटी द्वारा अलाउ किया गया स्ट्रक्चर ही बस अलाउ होगा। ये एरिया मान लीजिए कि किसी म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत आता है और ना ही, और वो कोस्टल रेगुलेशन जोन में 1 में नहीं आता, यानी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया नहीं है, ना ही वो हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन के बीच में आता है। और ये एरिया अगर म्यूनिसिपैलिटी के ज्यूरिडिक्शन में आता है तो दैट विल कम अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2। तो यहाँ पे वही सारे स्ट्रक्चर अलाउड होंगे जो म्यूनिसिपैलिटी अलाउ करेगा, अनऑथराइज स्ट्रक्चर विल नॉट बी अलाउड। कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 3 में रूरल एरियाज़ के कोस्टल रीजन्स आते हैं, जो ना ही कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में है ना ही 2 में है, वो कोस्टल रेगुलेशन नंबर 3 में आते हैं, रूरल एरियाज़ में आते हैं कि कोस्टल एरियाज आते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कुछ हद तक अलाउ की जा सकती है। कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 4 इज़ फ्रॉम द लो टाइड लाइन टू द टेरिटोरियल वाटर। अब आपको आई होप पता होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी के हिसाब से जो शोर लाइंस हैं उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। तो यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक को हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। फिर उससे और आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को हम लोग कहते हैं कंटीगुअस जोन, और शोर लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो लो टाइड लाइन से लेकर के टेरिटोरियल वाटर तक, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक के रीजन को कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 4 में रखा गया है एज पर दिस नोटिफिकेशन। वहाँ पे कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे फिशिंग वगैरह अलाउड है। ये सब चीज़ें हैं। तो मुद्दा ये है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 लाया गया है, जिसमें कोस्टल एरिया को 4 पार्ट में बांटा गया है और अलग अलग कोस्टल रेगुलेशन एरियाज़ में, कोस्टल रेगुलेशन जोन में अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउड हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 लेवल पे अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। सेंट्रल लेवल पे बनाया गया है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे बनाया गया स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिन जिन स्टेट को कोस्ट अवेलेबल है, यानी कि जो जो एरिया कोस्ट स्टेट्स कोस्टल रीजन में है वहाँ पे स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में कोस्टल रीजन है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बनाया गया है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019। एक बार फिर से ज़रा रिवाइज करते हैं। एकदम ब्रीफ में अगर देखा जाए, कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 में आता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2 में आता है अर्बन एरियाज दैट आर हैविंग शोर लाइंस, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 में आता है रूरल एरियाज विच डज नॉट फॉल अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 एंड 2, और कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 4 में आता है एक्वेटिक एरियाज अप टू टेरिटोरियल लिमिट। अभी करंट न्यूज़ क्या है, सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो नोटिफिकेशन है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के ऑडिट की है। आपको पता होना चाहिए कि सीएजी को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है अंडर आर्टिकल 151 इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर फंडेड बाय द पब्लिक, यानी कि सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑडिट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये सीएजी के अधिकार में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार में आता है अंदर आर्टिकल 151। तो ये एक सरकार का प्रोजेक्ट है, सरकारी पब्लिकली फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन को मेंटेन करना है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3, 4 इनको मेंटेन करना है एज पर दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या पब्लिकली फंडेड प्रोग्राम। तो सीएजी के पास अधिकार है इसको ऑडिट करने का, और सीएजी ने ऑडिट करके पाया है कि ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो नॉर्म्स हैं उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। देयर हैव बीन मैनी गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, जो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो सेंट्रल लेवल की जो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इट इज़ नॉट ए परमानेंट बॉडी, इट इज़ एक्टिंग एज एन एडहॉक बॉडी, टेम्पोररी बॉडी की तरह काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज येट टू नोटिफाई इट एज अ परमानेंट बॉडी। इस कारण से इसको अपने पावर फंक्शंस का पता ही नहीं है और इस कारण से कई सारे एरियाज में ये ठीक तरीके से कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए परमानेंट बॉडी एज पर सीएजी। दूसरा, अलग अलग कोस्टल एरिया में प्रोजेक्ट्स जब भी लाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में जब भी कोई भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लाया जाता है
तो इट मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC एज पर दिस कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 2019। लेकिन कई सारे केसेस में ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी द्वारा अप्रूवल या अप्रेजल लिया ही नहीं जा रहा है, सीधा सीधा प्रोजेक्ट लगा दिया जा रहा है। दिस एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी इज़ एन एक्सपर्ट बॉडी क्रिएटेड ऑफ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे कोस्टल एरियाज में लाए जा रहे हैं बिना एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी के अप्रूवल के, तो विच इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट और नोटिफिकेशन ऑफ 2019। कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे स्टेट लाइक कर्नाटका डू नॉट हैव स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो मतलब कई सारे गैप्स हैं इस कोस्टल रेगुलेशन जोन इम्प्लीमेंटेशन में। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बाल आधार इनिशिएटिव एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, जैसे सारे हमारे आपके लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, वैसे ही 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों का भी आधार कार्ड बन सकता है अंडर एन इनिशिएटिव जिसको हम लोग कहते हैं बाल आधार इनिशिएटिव। लेकिन वो जो बच्चों का आधार कार्ड बनता है 0 से 5 साल के बच्चों का, जिसको हम लोग बाल आधार कहते हैं, उसका कलर अलग होता है, वो ब्लू कलर का होता है। और जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद वो बाल आधार एक्सपायर हो जाता है और फिर उनका रेगुलर आधार बनाया जा सकता है। तो बाल आधार से फ़ायदा क्या है कि बच्चों के लिए जो भी सरकारी स्कीम्स हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह में वैक्सीनेशन वगैरह को लेकर के, उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। उसके अलावा बच्चों की डिजिटल फ़ोटो आइडेंटिटी भी हो जाती है विथ हेल्प ऑफ दिस बाल आधार। तो बाल आधार को इनिशिएट किया है UIDAI ने, जो ऑर्गेनाइजेशन जो आधार कार्ड इनिशिएटिव चलाती है UIDAI, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी ने बाल आधार इनिशिएटिव भी अप्लाई या इम्प्लीमेंट किया है। और UIDAI दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके हिसाब से अप्रैल से लेकर के जुलाई तक में लगभग 80 लाख बच्चों का बाल आधार बना है। अब ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, नो नीड टू मग अप, बट ये रिपोर्ट आया था कि 80 लाख बच्चों का इन 4 महीनों में आधार कार्ड बना है। इस कारण से मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ, बट दिस डेटा इज़ नॉट टू बी मक्ड अप। UIDAI जो आधार कार्ड इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करती है या बाल आधार को इम्प्लीमेंट करती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। इट इज़ ए स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब एक ऐसी बॉडी है जिसको कानून की मदद से बनाया गया है। जो कानून है वो है आधार एक्ट। दिस बॉडी वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो काम है इस बॉडी का UIDAI का, दैट इज़ टू असाइन ए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको आधार नंबर कहते हैं, टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो आधार कार्ड इज़ नॉट आइडेंटिटी प्रूफ, इन फैक्ट इट इज़ प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर आधार एंड बाल आधार, तो बच्चों का जो आधार होता है वो ब्लू कलर का होता है, मैंने पहले ही बताया, और बाकी जो हमारा रेगुलर आधार होता है तो वाइट कलर का होता है, आप देखते हैं, राइट। लेकिन उसके अलावा बच्चों का जब आधार बनाया जाता है बाल आधार, तो उसमें उनका बायोमेट्रिक डिटेल नहीं लिया जाता है, जबकि रेगुलर आधार में बायोमेट्रिक डिटेल लिया जाता है, जैसे थंब इम्प्रेशन या आइरिस स्कैन लिया जाता है। बाल आधार में सिर्फ फेशियल इमेज लिया जाता है बच्चों का, और उसके अलावा जो उनके पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिया जाता है, और एक रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, यानी कि इस बच्चे का बाल आधार बन रहा है तो इसका सिर्फ फ़ोटो लगेगा, फेशियल रिकॉग्निशन वाला इमेज लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसके पेरेंट्स का या गार्जियन का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट लगता है कि उन पेरेंट्स का या गार्जियन का इससे क्या रिलेशन है। अभी CAG ने इस पे भी बाल आधार को लेकर के भी एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें CAG ने कहा है कि बच्चों का भी हमें बायोमेट्रिक डिटेल्स ले लेना चाहिए। अल्टीमेटली बाद में बाल आधार को तो रेगुलर आधार में अपडेट होना ही है, तो क्यों ना जब बाल आधार बनाया जा रहा उसी टाइम में बायोमेट्रिक डिटेल ले लिया जाए, कि दोबारा जब रेगुलर आधार बनाना हो तो अपडेट करना हो तो दोबारा बायोमेट्रिक डिटेल लेने की ज़रूरत ना पड़े। सो दिस इज़ हाउ CAG हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ UIDAI मूव ऑफ इशूइंग बाल आधार विदाउट बायोमेट्रिक्स। इट वांट्स कि बाल आधार में भी बायोमेट्रिक ले लिया जाए, इससे दोबारा फिर से आधार बनाने के लिए बायोमेट्रिक डिटेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ Assam Chief Minister हिमंता बिस्वा शर्मा जी। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने कई सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। स्कूल एजुकेशन को लेकर के उन्होंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ऑन हायर स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स।
सरकार फोकस करेगी कि एसएमईज और इंग्लिश करिकुलम दोनों में ही जो एजुकेशन का लेवल है उसको इम्प्रूव किया जाए अक्रॉस 4000 हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन आवर स्टेट। हर स्कूल पे लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड अनाउंसमेंट किया गया है। आयुष्मान भारत का जो बेनिफिट है वो 58 लाख बीपीएल फैमिलीज़ को दिया जाएगा। आई होप आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आपको पता होगा, मैं कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा पर फैमिली। तो उसमें अब आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर 58 लाख बीपीएल फैमिलीज़ को बेनिफिट दिया जाएगा। सारे के सारे जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। ओवरऑल टारगेट है कि 85% पीपल इन रूरल एरिया एंड 75% पीपल इन अर्बन एरिया विल बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत इनिशिएटिव। उसके अलावा जो लोअर जुडिशियरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशियरी है, उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए लगभग 1 लाख पेटी केसेस, छोटे मोटे केसेस, मेनली केसेस विथ रिस्पेक्ट टू कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, इसको विड्रॉ किया जाएगा ताकि हमारी जुडिशरी जो है सीरियस केसेस को टाइम बाउंड फैशन में डील कर पाए। उसके अलावा वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए एक नया कानून लाया जाएगा, ऐसा अनाउंस किया है हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने। द न्यू लॉ विल हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बॉडी एंड चेक इंक्रोचमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस वेटलैंड। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फीफा सस्पेंडिंग AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। दिस टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, लेकिन मेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझते हैं। फीफा जो वर्ल्ड फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, जबकि फीफा इज गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल अक्रॉस वर्ल्ड। और फीफा ने AIFF को बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है? फॉर अनड्यू इंटरफेरेंस बाय थर्ड पार्टी। तो एक पार्टी है फीफा, दूसरा है AIFF और तीसरा पार्टी कोई है, उनके अनड्यू इंटरफेरेंस के कारण इसको बैन किया है। तो क्या है केस ऑफ अनड्यू इंटरफेरेंस बाय थर्ड पार्टी, वो जरा समझते हैं। देखिए पूरा मामला क्या है कि जो इंडिया के अंदर ये फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ के मामले निकल के आए। उनके जो चीफ थे वो पोस्ट, उनका टर्म ख़त्म होने के बाद भी वो रिज़ाइन नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्ती पावर में बना रहना चाहते थे। तो कुछ इरेगुलरिटीज़ के मामले निकल के आए AIFF में, उनके मैनेजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज़ के मामले निकल के आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया टू रन AIFF। जो उनके पहले के चीफ थे उनको हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जो AIFF को रेगुलेट करा। उसमें रिटायर्ड जज जैसे कि अनिल दवे साहब, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, फॉर्मर इंडिया कैप्टन भास्कर गांगुली, ये सब मेंबर्स थे इन कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अभी फीफा का क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट वो थर्ड पार्टी है जो अनड्यू इंटरफेयर कर रही है इन मैनेजमेंट ऑफ AIFF। सो सुप्रीम कोर्ट इज द थर्ड पार्टी which is interfering into the management of AIFF, and as per FIFA law या FIFA statute, Supreme Court का जो intervention है that cannot be allowed, and this Supreme Court intervention can be considered as third party intervention which cannot be allowed। ये ठीक बात नहीं है as per FIFA, और इस कारण से उन्होंने AIFF को बैन कर दिया कि आपके एक्टिविटीज़ में अननेसेसरी जो थर्ड पार्टी है सुप्रीम कोर्ट वो इंटरफेयर कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये तो मामला हो गया PT पर्सपेक्टिव से कि क्यों AIFF को बैन किया फीफा ने, लेकिन इसका पॉलिटी में कैसे इस्तेमाल किया जाए वो भी ज़रा समझिए। कुछ दिनों पहले मैं बात कर रहा था जुडिशियल ओवर रीच की, कि जहाँ पे जुडिशियरी अनड्यू इंटरफेयर कर रही है इन डिफरेंट एरिया जो उसका जुरिडिक्शन पावर या फंक्शन में नहीं आता है। नाउ दिस पर्टिकुलर केस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशियरी अनड्यूली इंटरवीन इनटू द मैनेजमेंट ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, एंड दैट इज वाई फुटबॉल फेडरेशन गॉट बैंड बाय फीफा। सो दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवर रीच। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं, रानी गेंडेलियू को लेकर के। द रानी टाइटल वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन NEPM, it was launched in 2021 as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, but not by World Intellectual Property Organization. It was by Intellectual Property Office. So first statement is wrong. It aims at creating awareness amongst industries. Again, it is wrong. It aims at creating awareness amongst students. So correct answer is option D. And number of Ramsar sites in India is now 75. That's all from our side for today. Thanks for watching.